हो गया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में देखा था। उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास रिन्यूएबल सोर्सेज है और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है। नॉन रिन्यूएबल वो सोर्सेज से जो एग्जॉस्ट हो सकते हैं, जो डिप्लीट हो रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर से, और रिन्यूएबल सोर्सेज वो सोर्सेज हैं जो जिसे हम रिन्यू कर सकते हैं, जो हमारे पास एक बहुत लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है, जिससे हम कह सकते हैं कि वो कभी एग्जॉस्ट नहीं होगा। उस रिन्यूएबल सोर्सेज में हमने सोलर एनर्जी को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कंसिडर किया था, और ये देखा था क्यों एफिशिएंट है, क्योंकि हमारा जो इंडिया का जो रीजन है वो अर्थ के इक्वेटोरियल सोलर इक्वेटोरियल रीजन में आता है। मींस वो जो सोलर इक्वेटोरियल बेल्ट है जहाँ पे सोलर रेडिएशंस की जो अवेलेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए हम सोलर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, और इवन हमारी गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है सोलर एनर्जी के थ्रू पावर जनरेट करने की। उससे हमें बहुत सारे फायदे हो रहे थे। हमने देखा था कि हमारे पास कोल पे डिपेंडेंसी कम हो रही थी, हमारा एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑपरेशन हो रहा था। मींस हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं पावर जनरेशन के। बट अभी आज की डेट में एट प्रेजेंट हमारे पास थर्मली जो पावर प्लांट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो हमने देखा था इस पाई चार्ट में, कोल से मोर देन 60% प्लस 62-65% तक जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो कोल की वजह से हो रही है। तो हम लोग कोल के बारे में थोड़ा सा फोकस करेंगे कि कोल की कौन कौन सी वैरायटी होती है और उसमें क्या क्या खास बात होती है वो देखेंगे। हम लोग फ्यूल के बारे में ये जानते हैं कि हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में हमारे पास फ्लूइड अवेलेबल होता है। सॉलिड के केस में हम वुड को कह सकते हैं, कोल है हमारे पास। बहुत सारे ऐसे फ्यूल हैं जिसे हम सॉलिड केस में कंसिडर कर सकते हैं जहां पर सॉलिड की रिक्वायरमेंट हो। कई ऐसे हैं जैसे हमारे पास ऑटोमोबाइल व्हीकल्स है, उसमें हमें लिक्विड फ्यूल की जरूरत पड़ती है। बट उसमें भी अब गैसियस फ्यूल भी आ गए हैं हमारे पास। पावर प्लांट जो हमारा जैसे हमारे पास गैस टरबाइन का, उसमें हमें गैसियस फ्यूल की जरूरत पड़ जाए, अगर हम गैसियस फ्यूल उसमें यूज करना चाहें तो हमारे पास अवेलेबिलिटी है कि हम सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेज में फ्यूल को क्लासिफाई कर सकते हैं। फ्यूल का अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम तीनों में कर सकते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। अभी आज की डेट में हम सिर्फ सॉलिड को देखने वाले हैं, अभी इन पे फोकस नहीं करने वाले, सिर्फ सॉलिड फ्यूल की बात करेंगे। ये हमारे पास लिक्विड फ्यूल हमने देख रखा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, जैसे हम देखते हैं पेट्रोल और डीजल की बात हम बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं। आईसी इंजन के केस में हम ये देखते हैं। गैसियस प्रोडक्ट में हमारे पास हमने देख रखा है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे गैसेस हैं जिसे हम यूज करते हैं पावर जनरेशन के पर्पज से या हीटिंग पर्पज से, तो ये गैसियस के फेज में आएगा, तो हमें इस पे फोकस अभी नहीं करना है। अभी हम सॉलिड फ्यूल पे आएंगे। तो सॉलिड फ्यूल में हमने ये देखा था कि 65% के आसपास थर्मल पावर प्लांट जो जनरेट कर रहे हैं पावर, वो कोल से जनरेट कर रहे हैं। मींस कोल को फोकस करेंगे, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में आपसे ये बोला था कि कोल की वैरायटी के बारे में जानना होगा हमें, क्योंकि कोल से ही हम पावर जनरेट करेंगे जहां पर भी अभी जाएंगे स्टीम साइकिल में, इसलिए कोल के बारे में ही ज्यादा जानेंगे, उसके अलावा किसी और फ्यूल के बारे में अभी नहीं। कोल की कई वैरायटियां अवेलेबल हैं, आपने नाम सुना होगा एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। इनकी जो कैटेगरी है वो कैसे डिफाइन की जा रही है, तो एक आता है पीट, नाम आपने सुन रखा है, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। ये चार हैं हमारे पास, बट वी आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड फॉर ओनली दीज 4 टाइप्स ऑफ कोल। कौन कौन से होंगे इस 4 के अलावा? इसके बीच में सब बिटुमिनस भी आता है, पीट के बाद भी कैटेगराइज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि कोल के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है या जो कोल की जो बर्निंग कैपेसिटी है, जो कैलोरीफिक वैल्यू है, वो क्या है, कौन सा इसमें से सबसे अच्छा है, किसमें मॉइस्चर ज्यादा है, किसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा है, ये नाम से नहीं पता चल रहा है। तो ये जो पीट से एंथ्रासाइट तक आपको नाम मैंने क्लासिफाई किए, तो मैंने कोशिश ये किया कि इनको क्लासिफाई इस तरह से किया जाए कि मॉइस्चर कंटेंट भी रिड्यूस हो जाए और कैलोरीफिक वैल्यू भी बढ़ जाए, और साथ में
कार्बन कंटेंट भी बढ़ जाए। मींस हम आपको 3 पॉइंट बता रहे हैं और क्लासिफिकेशन का डायरेक्शन वही रखेंगे ताकि आप कार्बन कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट और हीटिंग वैल्यू को देख सकें साथ में। तो मान लेते हैं कि ये इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, हम ये मान लेते हैं कि ये इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। कैसे? स्पीड। ये सबसे वो इनिशियल कंडीशन है कोल की जिसे हम प्राइमरी कंडीशन मान लेते हैं। सबसे पहली, इसके पास सबसे ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा, मॉइस्चर कंटेंट सबसे ज्यादा इसमें होगा। अब क्या करेंगे कि हम इसे थोड़ा सा प्रेशर और टेम्परेचर मिलेगा, ये लिग्नाइट की तरफ मूव करेगा। प्रेशर टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ेगा, बिटुमिनस की तरफ मूव करेगा। प्रेशर टेम्परेचर और इंक्रीज करेगा, एंथ्रासाइट की तरफ मूव करेगा। मींस हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, हमारा मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज होना शुरू होगा। यानी क्वालिटी हमारी तरफ इंप्रूव होनी शुरू हो रही है, पीट से एंथ्रासाइट की तरफ। दूसरी चीज, एक और चीज ये देखने की बात है, कार्बन कंटेंट हीटिंग वैल्यू की वजह से कार्बन कंटेंट हमारा बढ़ता जा रहा है। यानी हमारे पास अगर हमसे पूछा जाए कि इन चारों में से बेस्ट कोल कौन सा होगा, तो आप किसे बताएंगे? अगर आप पीट बोलते हैं तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें मॉइस्चर की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, तो हम इसे नहीं कंसिडर कर सकते। तो सबसे कम मॉइस्चर एंथ्रासाइट में है, कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट में था, इसलिए हम इसे कंसिडर करेंगे। अब दूसरी चीज ये देखते हैं, कार्बन कंटेंट ज्यादा हो गया, मॉइस्चर कम है, तो उससे फायदा क्या मिला? कल हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था हीट सप्लाई का। अगर कोई सिस्टम है, कोई पावर प्लांट है, कोई आईसी इंजन है, और अगर उसमें हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला था Q इज टू mf इंटू CV। ठीक, मास ऑफ फ्यूल, कैलोरीफिक वैल्यू, हीट सप्लाई, एक को भी बढ़ाते हैं तो ये बढ़ जाता है। होगा क्या बढ़ने से? एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, जिसे हम QS यहां पे लिखे हैं। अगर ये बढ़ेगा तो एफिशिएंसी घट जाएगी, तो हमें क्या करना है? ये तो मिनिमाइज करना है। तो हमारे पास कैलोरीफिक वैल्यू की होती है, बहुत ज्यादा होती है, हमें फोकस करना होता है, QS को मेंटेन करना रहता है। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? मास ऑफ फ्यूल और कैलोरीफिक वैल्यू, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास जो हीट सप्लाई हो रहा कंट्रोल करने के लिए। तो कैलोरीफिक वैल्यू जो कोल की होती है वो अप्रॉक्स 45,000 होती है मेगाजूल। सबसे ज्यादा मानते हैं कैलोरीफिक वैल्यू हमारे पास कोल के लिए लेके है। तो कोल के लिए पीट के केस में नहीं है, वो एंथ्रासाइड लेकर के चलते हैं कि वो बेस्ट केस हमारे पास अवेलेबल होगा। फायदा क्या होता है? ये बढ़ जाने से मास ऑफ फ्यूल कम लगता है। सपोज करिए कैलोरीफिक वैल्यू कम है, 1000 है, 1000 किलो कैलोरी पर यूनिट में है। इस केस में क्या होगा? अब 1000 है तो हमें जो भी अमाउंट कुछ चाहिए होगा, सपोज मान लेते हैं हमें 10 केजी फ्यूल लगना है, 10 केजी पर सेकंड की रेट से फ्यूल लगना है, तो ये टोटल वैल्यू कितनी आएगी? 10,000। बट अगर ये वैल्यू ज्यादा हो, लाइक 45,000, तो यही हीटिंग वैल्यू 45,000 में मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। मींस यही हीट सप्लाई डिपेंड करने लगी। अगर हम मास ऑफ फ्यूल कांस्टेंट रखते हैं तो कैलोरीफिक वैल्यू का डिफरेंस हमें दिखता है, तो हीट सप्लाई की वैल्यू में चेंजेस आते हैं। इसका मतलब हमें मास ऑफ फ्यूल कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि हमारे पास मास ऑफ फ्यूल की रिक्वायरमेंट कम हो और हम ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर सकें। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं कि हमें मास ऑफ फ्यूल की रिक्वायरमेंट कम रहे? हमारे पास स्टोरेज की लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है। अगर हम कोई प्लांट सेटअप करते हैं या घर में अगर हमने मान लीजिए अगर हमारे घर में एक LPG सिलेंडर रखा है और अगर हम अपने घर में 100 LPG सिलेंडर रखते हैं, तो वो एक स्पेस कवर करता है। जो स्पेस कवर करेगा तो हम बाकी चीजों का अरेंजमेंट नहीं कर सकते। वो सारी चीजें पावर प्लांट के साथ है। एक वेयर हाउस मान ले जहां पे सारी चीजें रखी हुई है और हमने अपने फ्यूल को भी वहां रखा हुआ है। अब हमें हीट सप्लाई ज्यादा चाहिए तो हमें मास ऑफ फ्यूल अगर ज्यादा लेना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज की अवेलेबिलिटी होगी। बट हम क्या करते हैं कि हम स्टोरेज को कम से कम करना चाहते हैं ताकि हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट कम हो, परचेजिंग कॉस्ट कम हो, ताकि प्लांट में जो पावर प्रोड्यूस हो रही इलेक्ट्रिसिटी की वो अल्टीमेट कॉस्ट कम हो जाए। उसके लिए हमें क्या करना होता है? हायर कैलोरीफिक वैल्यू की यूज पड़ती है।
तो परचेजिंग कॉस्ट जो मास ऑफ फ्यूल थी वो रिड्यूस करने के लिए हायर कैलोरीफिक वैल्यू की जरूरत पड़ी और साथ में हीट सप्लाई हमें मिला। इसी का अल्टरनेटिव आया था सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की खास बात वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जिसमें मास ऑफ फ्यूल जो हमारे पास है वो हम मास ऑफ फ्यूल को स्टोर नहीं करना पड़ रहा, हमें सिर्फ सोलर पैनल की अरेंजमेंट्स करने हैं, बाकी सारे फ्यूल सोलर एनर्जी डायरेक्ट हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। मींस उसके स्टोरेज की कोई व्यवस्था हमें अलग से नहीं करनी है, वो बैटरी के फॉर्म में स्टोर होगी सारी एनर्जी। तो ये बेसिक चीजें बस जाननी थी आपको कि पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट चार केस कौन से होते हैं, चारों को कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे ज्यादा मॉइस्चर इसमें है, सबसे कम मॉइस्चर इसमें है। कैलोरीफिक वैल्यू के टर्म में देखेंगे तो सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू इसकी ज्यादा है, प्लस साथ में इसके अंदर कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा है। तो हमको ये ध्यान रखना होगा। इधर आपका इंक्रीज किया है क्या, कार्बन कंटेंट, कार्बन कंटेंट प्लस कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, मॉइस्चर कंटेंट किधर रिड्यूस किया है, मॉइस्चर कंटेंट इधर रिड्यूस किया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि हम एरो जिधर बना रहे हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं, तो हम लिखेंगे रिड्यूस मॉइस्चर कंटेंट। ये हमें मेंशन करना होगा कि हम ये इंक्रीज कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं या रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन देने का मतलब क्या है, या तो इंक्रीज कर रहा है या तो डिक्रीज कर रहा है, तो हमें मेंशन करना होगा, तो हम मेंशन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने कुछ थर्मोडायनेमिक साइकिल देखी थी, जिसमें पहला साइकिल था रैंकाइन साइकिल हमने देखा था, उसे मैं ड्रॉ करता हूं। आई होप आपको पता भी होगा। एक बॉयलर लिया था, एक टरबाइन माना था, स्टीम टरबाइन इसका नाम दिया था, एक कंडेंसर लगाया था और एक पंप दिया था। बोला था पावर जनरेटिंग साइकिल होगी तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये नंबरिंग जरूरी नहीं है, वही रहे, आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट टीएस डायग्राम आपका उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। जैसी नंबरिंग आपके पिछले वाले प्रीवियस सेटअप में है वही नंबरिंग आपको यहाँ शो करनी है। ध्यान रहे, इस टॉपिक का नाम है रिव्यू ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल। हम इसके बारे में सिर्फ रिव्यू करने वाले हैं, मींस आपको पता है, मैं बेसिक चीजें बस आपको रिवाइज करा रहा हूं। चलिए मैं नंबरिंग छोड़ देता हूं, कल मैंने नंबरिंग की थी, आज मैं बताता हूं क्यों नंबरिंग कैसे हो रही है। बॉयलर का काम क्या है, घर में कुकर है, खाना बनाते हैं, उसका काम क्या है, वो एक कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन कर रहा है, और एक्सेस प्रेशर होने पे एक कुकर के ऊपर एक विसल लगी रहती है। मान लेते हैं कुकर है आपके घर पे, जब आप उसे फ्लेम पे रखते हैं होता क्या है कि वो एक स्टीम जनरेट करता है। जब एक एक्सेस स्टीम हो जाती है तो वो विसल के थ्रू स्टीम बाहर चली जाती है, और हमने ये बताया था कि जब वो स्टीम निकलती है, अगर आप उसके आसपास कोई पतली सी पेपर या किसी घास के टुकड़े को रखते हैं तो होगा क्या कि वो मूव करेगा, वो हिलेगा, वो उस स्टीम की वजह से। तो एक छोटा सा कुकर हमारे लिए अगर इतना मूवमेंट दे सकता है, तो सोचिए एक बड़ा सा बॉयलर जो होगा, वो बॉयलर जो आपके एक रूम से भी बड़ा होता है, वो एक बॉयलर होगा, उस बॉयलर में अगर कोई स्टीम जनरेट होगी तो वो स्टीम जनरेशन को हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। तो ये पाया गया कि जो स्टीम निकलती है अगर हम उसे फोकस्ड कर दें किसी एक जगह पे, फोकस मींस किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे, किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल पे अगर हम फोकस कर देंगे तो उसकी और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ाएंगे, तो हमने नोजल लगा दिया। नोजल का काम क्या था, वो वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है प्रेशर ड्रॉप करा करके। तो नोजल लगाएंगे कहां, अगर हम यही नोजल लगा दें तो क्या होगा, नोजल अगर हम बॉयलर के जस्ट बाहर लगा देंगे तो फायदा हमको नहीं मिलेगा। क्यों,
यहां पर तो हमें मिलेगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, प्रेशर ड्रॉप होगा, मान लेते हैं, बट यहां से इसको स्टीम टरबाइन तक ट्रेवल करके आना है, तो ये जो लॉसेस होंगे ना वो मेरे किसी काम के नहीं रह जाएंगे, उस लॉसेस को हम रिकवर नहीं कर पाएंगे, तो हम यहां नोजल हटा देते हैं, इसके बीच में कहीं नहीं लगाना है, टरबाइन के इनलेट पे एक नोजल लगा देते हैं। काम क्या करता है, एक हाई प्रेशर स्टीम आई, क्यों हाई प्रेशर, आपने उसे स्टीम दिया है, टेम्परेचर और प्रेशर आपने बढ़ाया है, यहां पर फ्यूल बर्न होगा, बॉयलर में कोई फ्यूल आपने नीचे जला रखा है, मान लीजिए कोयले को आपने जला रखा है, कोल आप बर्न करा रहे हैं और अंदर आपने वाटर फिल कर रखा है, तो जब भी आप कोल को बर्न कराएंगे वाटर एवोपरेट करना शुरू करेगा, वो स्टीम जनरेट करेगा और वो स्टीम पास आउट होकर एक नोजल के थ्रू एक स्टीम टरबाइन के अंदर एंटर करेगी। स्टीम टरबाइन का जो डिजाइन होता है वो कुछ एक्सपैंड किया हुआ होता है, एक्सपेंशन होता है, मींस जब वो अंदर आएगा तो वो एक्सपैंड कर जाएगा, बड़े एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएगा, उस कंडीशन में वो जब बड़े एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तब उस वक्त वो अपनी प्रेशर और टेम्परेचर को रिलीज करेगा। तो ये जो नोजल से हमने प्रेशर डाला था तो वो गया कहां, तो टरबाइन के अंदर कुछ ब्लेड्स होती हैं, उस ब्लेड्स पे डायरेक्ट इंपिंज कराते हैं, उस इंपिंज से फायदा क्या होता है, वो रोटेशन देना शुरू करते हैं, और जैसे ही हमें स्टीम टरबाइन में रोटेशन मिलता है हम उसके साथ एक जनरेटर कपल किए रहते हैं, जनरेटर हमें पावर सप्लाई प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। मैंने बताया था कि अगर आप घर में आपकी जनरेटर लगा हो और आप उसे मैकेनिकल वर्क करें तो आपका जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा, तो आप क्या करते हैं, आप उसे मैकेनिकल वर्क देते हैं तब वो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोड्यूस करना शुरू करता है, अदरवाइज वो नहीं करता है। इनिशियल काम आपने किया, तो ये वो जो मैकेनिकल वर्क था वो हमने रिप्लेस किया एक सेटअप से, क्योंकि हमें लार्ज अमाउंट ऑफ पावर चाहिए थी, और वो एक जनरेटर है, छोटा सा कहने का मतलब हैवी ही है, एक जनरेटर है जो इस पूरे चीज को कन्वर्ट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो जनरेटर से रिलेटेड चीजें हमें यूनिट 5 में मिलेंगी, तो उसके बारे में नहीं जानते हैं, हमारा सारा फोकस यहीं पे है। एक्सपैंड हुआ, तो अब जब एक्सपेंशन हो चुका है तो प्रेशर और टेम्परेचर घट चुका है, तो प्रेशर और टेम्परेचर घटा, घटने के बाद चूंकि स्टीम था, स्टीम जब हमारे पास आया तो हम स्टीम को ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जाते जाते जब स्टीम ठंडा होना शुरू होगा तो वो वेपर से कन्वर्ट होकर लिक्विड में आना शुरू हो जाता है। जैसे आपने घर में अगर चाय गर्म कर रखी है और उसे ढक दिया किसी प्लेट से, तो वो वेपर प्रेशर और वाटर वेपर जो होते हैं ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में उस पर कलेक्ट हो जाते हैं, बट थोड़ी देर बाद वो ड्रॉपलेट्स भी गिरने लगते हैं, वो कंडेंस हो चुके रहते हैं लिक्विड जो होते हैं, तो स्टीम का भी कंडेंसेशन प्रोसेस शुरू होता है कुछ हद तक। तो हम क्या करते हैं, अगर हम उसे कुछ थोड़ा और सपोर्ट दे दें ताकि जो भी स्टीम है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, क्यों होता है वो अभी देखते हैं। तो हमने उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, कैसे कन्वर्ट किया, कंडेंसर लगा दिया। कंडेंसर का काम ही ये होता है, एक तरह का ये हीट एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंज करेगा। कैसे, समझ लीजिए मैंने इसमें कोई कूलिंग वाटर इन कराया और यहां से आउट कराया, ठीक है, यहां से स्टीम पास हुई, ये डायरेक्ट कांटेक्ट भी होंगे, इनडायरेक्ट कांटेक्ट भी होंगे, इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। अभी मानते हैं मैंने कूलिंग वाटर इन कराया, कूलिंग वाटर आउट कराया, स्टीम इन इसमें के हुआ क्या, ऐसा स्टीम जब इसके कांटेक्ट में आया वो स्टीम कंडेंस होना शुरू हुआ, क्योंकि उसने अपनी हीट जो थी वो इस वाटर को ट्रांसफर कर दी। तो जब खुद की हीट दूसरे को दे दी तो अब अपने पास बचा क्या, तो वो इक्विलिब्रियम मेंटेन किया, वो ठंडा होना शुरू हुआ और वो लिक्विड के फॉर्म में हो गया। ये लिक्विड का काम क्या करेंगे, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, हमें इस सेटअप की जरूरत क्यों पड़ी, उसका फायदा ये मिलता है कि बॉयलर में हमें एक लिक्विड चाहिए रहता है, हमारे पास ऑप्शन है बार बार भरते रहे, पर इतना पानी लाएंगे कहां से। इस स्टीम को, जो हमारे पास स्टीम है उस स्टीम को हम कंडेंस करते हैं, क्योंकि एक पंप है ऐसा ऑपरेशन करने में सक्सेसफुल, जो ये पंप लिक्विड को लिफ्ट कर सकता है किसी लो प्रेशर से हाई प्रेशर पे, लो प्रेशर से हाई प्रेशर पे लिफ्ट कर सकता है। कौन, वो है पंप। इसलिए हम इसे कंडेंस करते हैं, कंडेंस करने के बाद पंप को दे देते हैं, पंप अपना काम शुरू कर देता है और सिर्फ लिफ्ट कर देता है उसको बॉयलर तक पहुंचाने में। ये वो प्रोसेस था जो रैंकाइन साइकिल में हो रहा था। देखते हैं इसको डायग्राम के थ्रू कैसे समझ में आता है। मैंने बोला था बॉयलर में टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है,
कहां से बढ़ेगा, पंप बढ़ा रहा होगा। तो हमने मान लिया एक पंप है, ठीक, पंप बढ़ा रहा है, इसका बॉयलर और प्रेशर, मैंने नंबरिंग पंप के बात कर रखी है, इट मींस मैंने 1 यहां रखा है। क्यों, पंप ये वाला सेक्शन पंप है। कैसे, मैंने कहा पंप का काम था लो प्रेशर से, लो टेम्परेचर से जो हमारे पास लिक्विड अवेलेबल था उसे रेज करना। ऐसा कोई साइकिल नहीं है और यहां पर अवेलेबल अभी जो पंप कहीं और लगा सके। आप खुद सेटअप में देख सकते हैं, ये लाइन नीचे की तरफ बढ़ रही है, इसका मतलब प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा नहीं घटा है, तो पंप का काम हो नहीं सकता। ये प्रेशर टेम्परेचर रेज किया है, बट ये लाइन कांस्टेंट प्रेशर की है, कल बता चुके हैं। यहाँ प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा है, यहाँ कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये लाइन हो नहीं सकती है। ये लाइन कांस्टेंट प्रेशर की है, कल भी बताया था, इसका मतलब ये भी पंप हो नहीं सकता है। बचा ये, तो यही एक वो लाइन है जो पंप का काम कर सकती है इस पूरे साइकिल में, और कोई है ही नहीं, इसलिए हम पंप को ये सेक्शन कंसिडर किया। अब पंप का 1 और 2 इन और आउट डिसाइड करना है, तो इन वो सेक्शन होगा जिधर कंडेंसर से आ रहा होगा, और आउट वो होगा जो बॉयलर में जा रहा होगा। ये देख सकते हैं 1 4, तो अब मान लेते हैं ये 4 है, ये 1 है, ठीक। 1 से बॉयलर में गया, बॉयलर से 2 में आया, 2 स्टीम टरबाइन का इनलेट है। अब साइकिल क्लॉकवाइज ही घूमनी है, तो हम कंटिन्यूएशन में बना सकते हैं। 1 मिल गया, बॉयलर मिल गया, स्टीम टरबाइन हो गया, और ये कंडेंसर हो गया। देखिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये आइडियल कंडीशन है। आइडियल कंडीशन क्यों आइडियल है वो देखते हैं, वो इस पे कहीं पे भी लॉस नहीं हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, हमारा स्टीम टरबाइन कुछ ना कुछ एफिशिएंसी कम होती है, जैसे 100% एफिशिएंसी नहीं है इसकी स्टीम टरबाइन की, तो ये मान लीजिए 90% है, 85% है, या 92% है, कुछ भी मान लीजिए। तो अगर हमारे पास 100 किलोवाट की पावर जनरेट हुई है, तो वो 100 किलोवाट नहीं मिलता है, वो स्टीम टरबाइन में 90% एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग कुछ कम हो जाएगा, उसकी 90% एफिशिएंसी की पावर आउटपुट आपको आएगी। तो ये बेसिक साइकिल थी, इसमें फॉर्मूले बहुत सारे हैं, देखते हैं। मान लीजिए पंप है, कैसे आ रहा फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे जब हम लोग स्टीम टरबाइन पढ़ेंगे। पंप के लिए फॉर्मूला मैं यही लिख दे रहा हूं, अभी सिर्फ फॉर्मूले से काम चलाते हैं। कैसे आ रहा है इसको हमको नेक्स्ट यूनिट में देखना है, जब हम लोग स्टीम टरबाइन के बारे में डिटेल में और पढ़ने वाले हैं। अभी यहाँ टरबाइन लगा था, यहाँ कंडेंसर लगाया है, तो मैंने इसको दे दिया ठीक है। ये मैंने एंथैल्पी के टर्म में लिखा, अभी क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, सब नेक्स्ट यूनिट में बहुत अच्छे से, बहुत कायदे से, बहुत एक एक वर्ड क्यों हमने एंथैल्पी ही लिखा है, ये हम देखेंगे अभी नेक्स्ट यूनिट में, लेकिन अभी नहीं। अभी बस ये जानते हैं कि फॉर्मूला है हमारे पास जिसका अभी कोई यूज नहीं है, अभी हमें नेक्स्ट यूनिट में इसका यूज करना है। देन हम इसको क्लियर करेंगे कि फॉर्मूला कहां से आता है और इस फॉर्मूले की क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो आई होप आपको रैंकाइन साइकिल का रिवीजन हो गया है। एफिशिएंसी वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, कहां हीट सप्लाई हो रही थी, बॉयलर के अंदर हो रही थी, हीट सप्लाई बॉयलर के अंदर हो रही थी, बॉयलर यहाँ पे था, तो ये हीट सप्लाई देगा। हीट रिजेक्शन कंडेंसर में हो रहा था, हीट एक्सचेंजर लगा था, इसलिए हीट रिजेक्शन होगा। चौक होगा क्या, चौक होगा क्या, सफेद चौक, ये विजिबल है। गैस टरबाइन, कल हम लोगों ने रैंकाइन से शुरू किया था, कल हमने देखा था कि हमें 3 चीजें देखनी है सिलेबस के अकॉर्डिंग बेसिकली, स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी है, बट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन गैस टरबाइन के साथ डीजल भी दिया हुआ है हमें, ठीक है।
तो गैस टरबाइन में हम ये देखते हैं, आई होप आपको साइकिल याद होगी, मैं बहुत जल्दी खत्म करता हूं आज, इसे ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें आपने पढ़ रखी हैं, बहुत ज्यादा डीप में अभी जाने का जरूरत नहीं है। हमें नेक्स्ट अपकमिंग इवेंट जो हमारे हैं, जो भी हमारे यूनिट है उसमें क्लियर करना ही है इसे, तो हम इस पे टाइम अभी दे करके कोई फायदा नहीं, इसे रिवीजन के लिए हम रखते हैं। नेक्स्ट यूनिट में जैसे ही जाएंगे हमें डिटेल में इस पे न्यूमेरिकल्स करने हैं, इस पे चीजें एक एक कंपोनेंट्स के बारे में जानना है। आपने पढ़ रखा है गैस टरबाइन दो तरह की होती है, ओपन और क्लोज। ओपन गैस टरबाइन साइकिल एंड गैस टरबाइन क्लोज गैस टरबाइन साइकिल, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कि हम लोग ओपन पे काम कम करते हैं, ओपन में कोई भी एग्जॉस्ट को हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, ये लाइन नहीं रहेगी, बट हम लोग मैक्सिमम टाइम 99% केस में सिर्फ क्लोज का काम करेंगे, इसलिए हम क्लोज के बारे में डिस्कशन करते हैं, ओपन के बारे में नहीं। बट ध्यान रहे एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन और राइट डिफरेंस बिटवीन ओपन गैस टरबाइन साइकिल और क्लोज्ड गैस टरबाइन साइकिल, तो हमको दोनों के डिफरेंस देखने होंगे, बट पढ़ना हमको यही है, ठीक है। कंप्रेसर, कंप्रेसर का काम क्या होता है, अब जैसा कि नाम इसका कह रहा है कंप्रेसर का, तो हम कंप्रेसर देख लेते हैं। कंप्रेसर का काम क्या होता है, आपने एक एयर इन कराया एटमॉस्फेयर से लेकर के, कंप्रेसर को काम यह है कि वो एटमॉस्फेरिक जो हमारे पास एयर आएगी उसको कंप्रेस करके उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज कराएगा। जैसे मान लेते हैं एटमॉस्फेयर हमारा 1 एटमॉस्फेयर है, 1 एटीएम पे आया, ठीक है, यानी P1 इज इक्वल्स टू 1 बार मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमने कंसीडर कर रखा है एटमॉस्फेयर हमारे पास यही है, तो हमने ये मान लिया। T1 हम मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस एटमॉस्फेयर में हम मानते हैं, तो ये अप्रॉक्स 298 केल्विन, सो T1 इज इक्वल्स टू 298 केल्विन। ये इनलेट पे कंडीशन है, गिवन है, ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन हमने मान रखी है। अब हमने इसे कंप्रेस किया, तो जब हम किसी चीज को कंप्रेस करेंगे तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, बट साथ में कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसे हम पैरेलली इसमें अप्लाई करते हैं, जैसे ये सिस्टम एडियाबैटिक होगा ताकि इससे कोई भी हीट बाहर की तरफ ना लिबरेट हो सके। तो हम सिस्टम में फिलहाल देख लेते हैं, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाते हैं। इसके अंदर जो प्रोसेस होगा वो कौन सा प्रोसेस होगा वो देखते हैं। अभी टीएस डायग्राम एक बनाते हैं आपके सामने, आप उसे देख करके खुद पहचान जाएंगे कौन सा प्रोसेस है। 2 से 3 कंबशन चैम्बर लगा है, यहाँ पर P2 और T2 एक हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की गैस जो कंप्रेस होने के बाद एग्जॉस्ट हुई है वो कंबशन चैम्बर में एंटर करेगी यहाँ से। तो सपोज मास ऑफ एयर ma है, आपने मास ऑफ एयर कंप्रेस किया, जितना कंप्रेस किया इन और आउट बाहर बराबर होना है, ओपन सिस्टम होता है। तो जैसे ही वो कंबशन चैम्बर में इन करेगा तो कुछ मास ऑफ फ्यूल, वो कौन सा है डिपेंड करेगा, वो हम किसकी वैल्यू, किसकी कैलोरीफिक वैल्यू के अकॉर्डिंग हम कौन सा फ्यूल कंसीडर कर रहे हैं। तो मास ऑफ फ्यूल और मास ऑफ एयर मिल गया, अब हमारे पास मिला क्या, Ma प्लस Mf, जिसे मान लेते हैं कोई Mg। वो Mg अब गैस टरबाइन में सेम एज इट इज वैसे ही रोल प्ले करेगा जैसा स्टीम टरबाइन में एक स्टीम प्ले कर रहा था। स्टीम का काम क्या था, एक नोजल के थ्रू इस पे इंपिंज करना। सेम काम अब हम गैस टरबाइन में कराएंगे। गैस टरबाइन में क्यों गैस टरबाइन करते हैं, क्योंकि वहां पर वाटर और स्टीम का यूज किया था, तो वो स्टीम टरबाइन था। यहां पर हमने स्टीम का यूज कहीं नहीं किया, मैंने एयर का यूज किया है, तो हम गैस टरबाइन को यूज करते हैं। इसके साथ एक जनरेटर लगेगा और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। साथ में हमने ये देखा कि एक लाइन जुड़ी हुई है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनरली गैस टरबाइन की एफिशिएंसी, साइकिल की एफिशिएंसी 50% से कम क्यों देखी जाती है। उसका रीजन यही है, ये लाइन 50% से कम क्यों होती है, वो इसकी वजह से होती है। क्यों, कंप्रेशर खुद ही अपने आप से स्टार्ट नहीं हो जाता है, हमें स्टार्ट करने के लिए एक सिस्टम लगाना पड़ता है जिसे हम नाम देते हैं प्राइम मूवर। हम इसकी हेल्प से कंप्रेशर स्टार्ट करते हैं।
जब कंप्रेशर स्टार्ट होकर के प्रोसेस कंप्लीट करना चाहता है तो गैस टरबाइन के पास पहुंचता है। गैस टरबाइन अपना ऑपरेशन तो स्टार्ट करता है, बट ये प्रोसेस कंटिन्यूएशन में हो उसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है कि वो किसी और चीज से कुछ पावर लेता रहे ताकि वो रोटेशन कंटिन्यूअस बना रहे। तो हम इसे कंप्रेसर से कपल्ड कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसे कपल्ड करते हैं तो कंप्रेसर की आधी एफिशिएंसी तो इसको चलाने में चली जाती है, तो बची हुई एफिशिएंसी से वो काम करना शुरू करता है, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी जो थी वो कम होनी शुरू हो जाती है सिर्फ इस लाइन की वजह से। और अभी हम इसको अगर हटा दें और फिर चाहें कि हम इसको यूज करें तो हमारे पास जो कॉस्ट होगा वो आपके प्लांट का इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप इसको पूरा हैंडल ही नहीं करना चाहेंगे, इवन सिस्टम आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सबसे बचने के लिए हमने इसे कपल कर दिया और कुछ एफिशिएंसी को कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि हमारे पास आउटपुट जो मिलेगा हम उस पर फोकस करेंगे। जल्दी से टीएस डायग्राम देख लेते हैं। हम लोग टीएस डायग्राम क्यों देख रहे हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे, ये सब रिव्यू है आपका। सिर्फ 1 से 2 आपने कंप्रेस किया था लो प्रेशर से हाई प्रेशर पे, P1 से 2 कंप्रेस आपने किया तो ये कंप्रेसर वाली लाइन हो गई। लेकिन ये कैसा दिख रहा है, एंट्रोपी कांस्टेंट S1 = S2, इट मींस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहेंगे। और क्या कहते हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। क्यों कहते हैं, क्योंकि हम जब देखते हैं del Q by T डेल्टा S, आपने रिवर्सिबल एडियाबैटिक बोला, ये 0 हो गया, इट मींस ये पूरी वैल्यू 0 हो गई और डेल्टा S = S1 माइनस S2 = 0, इट मींस ये दोनों बराबर हो गए। हमारे पास आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आया। कौन सा, कंप्रेशन प्रोसेस, तो हम इसे बोलते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। देन कंबशन चैम्बर में क्या होता है, हीट सप्लाई करते हैं, इट मींस यहाँ पे हीट एडिशन हो रहा होगा, हीट सप्लाई हो रही होगी, इसलिए हम इसे बोलते हैं हीट एडिशन प्रोसेस। ये किस प्रोसेस पे हो रहा है, ये कौन सा प्रोसेस है, इसे हम हीट एडिशन प्रोसेस नाम देंगे। नेक्स्ट हम मूव करेंगे 3 से 4 की तरफ। 3 से 4 कौन सा है, टरबाइन का लाइन है। टरबाइन की लाइन हमने देखी, ये स्ट्रेट लाइन है, मींस S3 = S4, इट मींस आइसेंट्रोपिक। कौन सा, एक्सपेंशन, क्योंकि एक्सपैंड होता है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस है। देन 4 to 1 हीट रिजेक्ट होती है जो एग्जॉस्ट है, इट मींस कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। तो हमारे पास 4 प्रोसेस हैं, उन चारों प्रोसेस के बारे में लिख दिया। इससे ज्यादा नहीं अभी जानना है, ये रिव्यू आपको काफी है, साइकिल से आप फैमिलियर हो गए होंगे, पहले भी आप थे। और एक छोटा सा टॉपिक है, डीजल साइकिल। ऑटो साइकिल आपने पढ़ा है, डीजल साइकिल क्या है, डायग्राम के थ्रू जल्दी से समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं, बहुत बेसिक है, आपने जस्ट अभी आप पढ़ के आए हैं। आपने ध्यान दिया हो तो सारी साइकिल क्लॉकवाइज है, सिर्फ RAC जब आप पढ़ते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल तो साइकिल की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, क्योंकि उसमें कंप्रेसर लगा होता है पावर कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, देखिए डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल में आपने पढ़ा है कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें जो वॉल्यूम, जो हीट एडिशन होता है, हीट एडिशन होता है सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो बनता है कुछ ये डायग्राम, पीवी डायग्राम, यानी यहां पर ऐड करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन पे हम ऐड करते हैं। बट जब हम डीजल साइकिल की कंसीडरेशन में आते हैं तो ये कांस्टेंट प्रेशर की लाइन पे हम हीट एडिशन करते हैं और हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन है, बट हमारा हीट एडिशन की वजह से इसका नाम डिफर कर जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम के कंपैरिजन में। ऑटो साइकिल कांस्टेंट वॉल्यूम कहते हैं बट डीजल के केस में नहीं। तो हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन हुआ डीजल साइकिल में, हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुआ। 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर है, 4 से 1 कांस्टेंट वॉल्यूम है। यानी जब हम टीएस डायग्राम में आएंगे तो ये ध्यान देंगे कि हमारे पास दो कर्व बनेंगे,
अभी जो हमने कर्व बनाया था दोनों लाइन सेम थी और दोनों के प्रोसेस सेम थे, कांस्टेंट प्रेशर था वो, नीचे वाला भी कांस्टेंट प्रेशर था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये TS डायग्राम है, क्यों? क्योंकि हीट रिजेक्शन 4:1 आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, 4:1 हीट रिजेक्शन प्रोसेस था, वॉल्यूम कांस्टेंट था, हीट एडिशन था, प्रेशर कांस्टेंट था। 1 से 2, अब डीजल में आपने पढ़ रखा है सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, तो वो पावर प्लांट के टर्म में आईसी इंजन का जब हम लोग डिस्क्रिप्शन और देखेंगे तब देखेंगे। फिलहाल इतना ही, और यहीं पे कवर करते एक छोटे से फॉर्मूले के साथ इसकी थर्मल एफिशिएंसी निकालने के लिए। गामा specific heat ratio, R compression ratio, rho, this is not P, this is rho. Rho what is? Rho is cutoff ratio V3 by V2. Eta efficiency, this is called thermal efficiency of diesel engine. इसके बारे में हम लोग और डिटेल में अब नेक्स्ट यूनिट, जब थर्ड यूनिट आएगी तब हम इसको कंसिडर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग कुछ केमिकल कंबशन के बारे में देखेंगे। फ्यूल कंबशन होता है तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में कितना ऑक्सीजन बाय वेट बाय वॉल्यूम अवेलेबल है। उस केमिकल रिएक्शंस को जो आप 11th और 12th की फिजिक्स और केमिस्ट्री में अप्लाई कर चुके हैं उसे हमें बेसिक करना है, क्योंकि यूपी2 के आपके AKTU के एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं सिर्फ केमिकल कंबशन के बेसिस पे। तो हमें एक न्यूमेरिकल उसका भी देखना होगा। कल हम एक न्यूमेरिकल को यहाँ पे देखेंगे केमिकल कंबशन कैसे हो रहा है, और देन उसके बाद हम लोग उस टर्म पे आएंगे जो लोड कर्व आप डिफाइन करते हैं कि आपके घर में कितनी पावर सप्लाई आ रही है, कैसे कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट डिसाइड करता है कि आपके घर में कितनी पावर आनी चाहिए, किसी एक लोकेलिटी में कितनी पावर सप्लाई होनी चाहिए, एक पावर प्लांट को कैसे पता है कि वो अगर 10 मेगावाट की पावर सप्लाई कर रहा है तो वो कहाँ जा रही है। तो वो सब जानने के लिए हमें एक लोड कर्व का एस्टिमेशन करना पड़ता है। उस लोड कर्व के बारे में हम कल आपको बताएंगे, और एक न्यूमेरिकल करेंगे केमिकल कंबशन का। तो बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, इट्स ऑल।